हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये जो आपकी क्लास है, ये क्लास आपकी एमएड थर्ड सेमेस्टर वालों की क्लास है और एक क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। लेकिन यदि आप किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और ये जो पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर आपके सेमेस्टर में है और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके सिलेबस में है, तो आप इस क्लास से पढ़ सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग जिस पेपर को पढ़ रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंदर, उस पेपर का नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये पहला पेपर है जिसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पेपर के अंतर्गत हमने यूनिट 1 को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। यूनिट 1 को हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है और यूनिट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और जितनी भी पिछली क्लासेस अपलोड हैं उसको देख लीजिए। आपका यूनिट 1 वहाँ से कवर हो जाएगा। और अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर एमएड चारों सेमेस्टर की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग में। साथ ही आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम के समय इम्पॉर्टेंट पीडीएफ सेंड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हमारे बहुत कम फॉलोअर हैं, तो ये मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा यदि आप हमसे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं पहले से, तो कमेंट करके बताइएगा, मुझे खुशी होगी। और यदि आप एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत इस पेपर के नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा। मिनिमम आपको पेमेंट करना होगा छोटा सा 200 के समथिंग में और आपको इस पेपर के टोटल नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए, हम लोगों ने यूनिट 2 के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लिया था, सोशल ग्रुप्स को भी पढ़ लिया था, सोशल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हमने भी जान लिया था। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारे सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे कि हिंदी में हम कहेंगे सामाजिक स्तरीकरण। इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? सामाजिक विभेदीकरण, सोशल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। उसमें हमने क्या बताया था कि सामाजिक विभेदीकरण क्या होता है? जो व्यक्तियों के समूह होते हैं, असमानता के आधार पे उनको हम अलग अलग कर देते हैं, उसी चीज़ को क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। और यही विभेदीकरण की जो चीज़ों को हम अलग अलग करते हैं, अगर उसको हम ऑर्डर्ड वे में करें, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड वे में करें यानी क्रम से अलग अलग करें, तो क्या कहलाएगा? सामाजिक स्तरीकरण कहलाएगा। सामाजिक स्तरीकरण में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? क्रम। इसमें क्रम को वरीयता दी जाती है। तो सबसे पहले हम सामाजिक स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। आप देखते होंगे एक सोसाइटी के अंदर कार्यात्मक विविधता देखने को मिलती है, फंक्शनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि जो अलग अलग लोग होते हैं वो अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। और जब लोगों के काम अलग अलग हैं, काम करने के तरीके अलग अलग हैं, तो हम कैसे ये तय करेंगे कि कौन बेहतर काम कर रहा है
कौन कम बेहतर काम कर रहा है। तो कार्यात्मक स्थिति को पोजीशन देने के लिए, कार्यों को पोजीशन देने के लिए हम क्या करते हैं कि स्तरीकरण की प्रक्रिया को करना चाहते हैं। बहुत सारे, जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देके समझाना चाहूँ तो एक क्लास है। एक क्लास के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो हम ये कैसे तय करेंगे कि कौन सा विद्यार्थी पढ़ने में ज़्यादा बेहतर है और कौन सा विद्यार्थी पढ़ने में कम बेहतर है। तो हम उनको क्या करते हैं, एक रैंक देने का काम करते हैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। फर्स्ट रैंक वाले को हम मानते हैं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो क्लास का टॉपर विद्यार्थी है। सेकंड रैंक वाला उससे कम जानकार है लेकिन वो भी पढ़ने में तेज है। थर्ड वाला दोनों से कम है लेकिन वो भी पढ़ने में तेज है। तो इस प्रकार का हम पोजीशन दे पाते हैं स्तरीकरण प्रक्रिया के द्वारा। हमें पता चलता है कि कौन ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो अवधारणा थी, इस अवधारणा के चलते सामाजिक स्तरीकरण अस्तित्व में आया। हम कह सकते हैं परिभाषा के तौर पे कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें किसी भी चीज़ को पोजीशन देना होता है, और पोजीशन देने के लिए जब हम रैंक प्रदान करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामाजिक स्तरीकरण प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए, हमें किसी भी चीज़ को पोजीशन देना है तो पोजीशन देने के लिए हमें ये तय करना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन हाई है, कौन मिडिल है और कौन लोअर है। तो ये जो हाई, मिडिल और लोअर है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बांट देते हैं, अलग अलग रैंक दे देते हैं कि ये सबसे फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है। तो उच्च से निम्न के क्रम में जब हम बांटते हैं चीज़ों को, तो उसी को हम स्तरीकरण कहते हैं। जो स्तरीकरण होता है यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन होता है, इसके द्वारा चरमोत्कर्ष यानी सबसे ऊपर हायर लेवल, औसत एवरेज निम्न यानी लोअर के बीच का गैप प्रदर्शित हो पाता है। इसे उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है, जैसे कि एक जो बालक होता है, एक व्यक्ति है, उसके कई अवस्थाएं होते हैं। जो मनुष्य है उसकी कई अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। लेकिन अगर बात किया जाए कि सबसे योग्य और तजुर्बेदार मानव किसे कहा जाता है, तो वृद्धावस्था के एज में जो लोग चल रहे होते हैं उनको माना जाता है कि वो बहुत तजुर्बा वाले हैं। तो ये चरमोत्कर्ष है, मानव के समझदारी का चरमोत्कर्ष वृद्धावस्था को समझा जाता है। तो जब हम आपके सामने वृद्धावस्था बोल दिए तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था से ऊपर की अवस्था है वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के बीच में जो गैप था, इसको प्रदर्शित कर रहा है ये एक स्पेशल टर्म। जो स्तर हमने बांटा अलग अलग, तो जो प्रत्येक स्तर होते हैं वो अपना गैप दिखाते हैं कि वो किससे कितना कम है और किससे कितना अधिक है, ये चीज़ है। जैसे वृद्धावस्था की हमने बात किया तो सबसे ज़्यादा एज जो होती है उसकी बात हम कर रहे हैं। अगर हम आपके सामने बाल्यावस्था बोल दिए तो सबसे कम एज की हम बात कर रहे हैं। तो हाउ मच, कौन कितना ज़्यादा है, कौन कितना कम है, इस चीज़ को दिखाने के लिए सामाजिक स्तरीकरण को लाया गया, या कह सकते हैं कि अस्तित्व में आया। इसके बाद अगर हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग जानना चाहें तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग आप देख सकते हैं अर्थ इसका बहुत ही स्पष्ट तरीके से है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें व्यक्तियों के समूहों को रैंक दिया जाता है ऑर्डर्ड वे में, क्रम में। सबसे पहले हम ऊपर सबसे ऊपर जो है उसको रखेंगे, फिर मिडिल वाले को रखेंगे और फिर लोअर वाले को रखेंगे। तो ये क्रम ऑर्डर को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्डर्ड वे में रैंक देने का काम किया जाता है व्यक्तियों के समूहों को। रैंक देने का जो आधार इसमें होता है वो प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा के आधार पर रैंक किया जाता है।
प्रिविलेज सुविधा के अनुसार रैंक किया जाता है। वेल्थ यानी कि शक्ति के आधार पे, पावर यानी ताकत, प्रॉपर्टी के आधार पे अलग अलग व्यक्तियों के समूहों को रैंक दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोअर क्लास निम्न वर्ग, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग, हायर क्लास उच्च वर्ग। तो आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी से मिलते हैं या किसी की बात होती है तो वो पूछते हैं कि वो बंदा किस बैकग्राउंड से आता है, यानी कि वो किस, उसकी जो फैमिली है या जो बंदा है वो हायर क्लास का है या मिडिल क्लास फैमिली से आता है या लोअर क्लास फैमिली से रिलेटेड है, ये ज़रूर पूछा जाता है जब भी किसी बंदे के बारे में बातचीत होती है। तो हायर क्लास को सबसे पहले नंबर पे समाज देखता है, उसकी बहुत इज्जत होती है। मिडिल क्लास वाले की थोड़ी कम इज्जत होती है हायर क्लास वाले से, लेकिन लोअर से ज़्यादा होती है। सबसे नीचे जिसकी बहुत कम इज्जत होती है, जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू लोग नहीं देते हैं, वो लोअर क्लास है। तो इस आधार पे जो रैंक देने का काम किया जाता है ना, इसी को बोला जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। व्यक्तियों के समूहों को रैंक दिया जाता है ऑर्डर्ड वे में। सबसे पहले ऊंचे वाले को रखेंगे, फिर उससे कम ऊंचे वाले को, फिर लास्ट में जो सबसे कम ऊंचा है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये ऑर्डर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना यदि रैंक दिया जा रहा है तो वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का डिफिनेशन यानी कि परिभाषा देख सकते हैं। इसमें जो सबसे फेमस परिभाषा है वो ऑगबर्न और निमकोफ के अनुसार है। तो इन्होंने क्या बोला है कि स्तरीकरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, स्ट्रेटिफिकेशन इज अ प्रोसेस जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह को श्रेणी का मतलब क्या, रैंक प्रदान किया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, उच्च, निम्न, हायर, मिडिल, लोअर, इस प्रकार का रैंक दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और ये बांटने का जो प्रक्रिया है पदानुक्रम स्थिति यानी कि हायरार्किकल स्टेटस को ध्यान में रखकर बांटा जाता है। अगर हम किन्हीं चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं यानी कि उनको रैंक प्रदान कर रहे हैं और रैंक प्रदान करने में हायरार्किकल स्टेटस नहीं ध्यान में हमने रखा, तो वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं कहलाएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, हायरार्किकल स्टेटस को ध्यान में रखकर ही रैंक प्रदान करना है, तभी उस प्रक्रिया को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कह सकते हैं। तो वही चीज़ आप देखते होंगे कि आप जब पढ़ते थे, 10th में थे या 12th में थे, तो आप देखते होंगे कि जब भी कोई प्रतियोगिता होती थी या 26 जनवरी या 15 अगस्त को कोई डांस वगैरह होता था, तो जब पुरस्कार मिलता था, रिवॉर्ड मिलता था, तो देखते होंगे सबसे पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट प्राइज़ दिया जाता था, फिर सेकंड प्राइज़ दिया जाता था, फिर थर्ड प्राइज़ दिया जाता था। ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि पहले थर्ड प्राइज़ दिया जाए, फिर फर्स्ट दिया जाए, फिर 12th मतलब सेकंड दिया जाए? ऐसा नहीं, ऑर्डर को बहुत ध्यान में रखा जाता है रैंक देने के विषय में। तो ये चीज़ है, इसी को क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसके बाद एक परिभाषा और है जो बहुत ही आसान है और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो टर्म है उसको कंप्लीट कर देती है, यानी कि उसको होल रूप में डिफाइन करती है। वो आपके सामने है, समाज में संपूर्ण जनसंख्या को, जो हमारा जनसंख्या है, अलग अलग व्यक्तियों के समूह हैं, उनको जाति यानी कास्ट के आधार पे, धर्म यानी रिलीजन के आधार पे, प्रजाति यानी रेस के आधार पे, आय यानी इनकम के आधार पे, गरीब अमीर आप बांटते हैं ना, व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन के आधार पे, पद यानी डेजिग्नेशन के आधार पे, उच्च, मध्यम, निम्न, हायर, मिडिल, लोअर श्रेणियों में पदानुक्रमित किया जाता है, यानी क्रम से बांट दिया जाता है। इसे ही सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। ये चीज़ है, सबसे पहले ऊपर वाले की बात हम करते हैं, फिर उसके बाद मध्यम वाले की बात करते हैं, फिर सबसे नीचे जो आता है उसकी बात हम करते हैं। तो और ऐसा हम किसके आधार पर करते हैं, जाति, धर्म, प्रजाति, आय, व्यवसाय के आधार पे ही उच्च, मध्यम, निम्न वर्ग में हम बांटते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगला चीज़ है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वहाँ से भी आप अपने कैपेबिलिटी से
बना सकते हैं लॉजिक करके। यहाँ पे मैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इन्हीं को लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ही पूछा है मेनली रूप से। लेकिन मैं किसी टॉपिक को जब पढ़ाता हूँ तो मुझे अच्छे से उसे पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप भविष्य में नेट, जेआरएफ, नेट का एग्ज़ाम आपको देना है, जेआरएफ निकालना है, पीएचडी आपको करना है, तो आपको हर टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट कम मालूम होता है, कि ये नेचुरल कॉन्सेप्ट प्राकृतिक अवधारणा कम है, ये मैन मेड कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, सोशल कंस्ट्रक्ट का उपज ज़्यादा है। क्योंकि ये जो ऊंचा, नीचा, मध्यम, ये पहले से चीज़ें बन के नहीं आई हैं, ये जो हम लोग हैं ना, ये हम ही लोग इसको बनाए हैं, इस अवधारणा को जन्म दिए हैं। वरना कोई जाति छोटी नहीं है, कोई जाति बड़ी नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सब अपने में सही है। तो ये मैन मेड कॉन्सेप्ट ज़्यादा मालूम होता है, अपने को सोशल कंस्ट्रक्ट ज़्यादा लगता है। इस चीज़ को हम अपने ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में लिखना होगा। तो ठीक, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सामाजिक स्तरीकरण जो प्रक्रिया है गतिशील है। ऐसा नहीं है कि स्तरीकरण की प्रक्रिया प्राचीन काल में हो गई थी तो अब नहीं हो रही है। प्राचीन काल में क्या हो गई थी, वर्ण व्यवस्था आप देखे होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये स्तरीकरण का ही आउटकम्स है। तो ये प्राचीन काल में हो गई थी, लेकिन अभी भी स्तरीकरण तो हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। अभी आप देखते होंगे स्तरीकरण कैसे हो रहा है, कि स्तरीकरण इस प्रकार से हो रहा है कि जो इंडस्ट्रियल फील्ड में जो सबसे ऊपर हैं, उन्होंने बांट दिया है श्रम को। मतलब कि उनके अपने फैक्ट्री में बहुत कम लोग काम करते हैं, और नीचे के जो मध्यम वर्ग के व्यापारी लोग हैं वो क्या हैं, बहुत ही कमज़ोर पड़ गए हैं। तो आज अगर व्यवसाय के क्षेत्र में हम देखें तो सबसे टॉप इंडस्ट्री हमारे भारत में बहुत गिनी चुनी बच गई हैं, मध्यम में बहुत ज़्यादा हैं, छोटे में और ज़्यादा हैं, लेकिन जो वेल्थ है वो टॉप वालों की ही दिखती है। तो ये स्तरीकरण प्राचीन काल में हुआ था, उसके बाद मध्यकाल में हुआ था, और उसके बाद आधुनिक काल में हुआ है, और अभी भी हो रहा है। तो ये गतिशील प्रक्रिया है, आप कहीं भी रहेंगे तो वहाँ पे ऊंचा, नीचा, मध्यम, ये चीज़ें देखने को मिली जाती हैं। सार्वभौमिक है, अगर भारत में स्ट्रेटिफिकेशन दिखता है ऊंचा, नीचा, गरीबी, तो अमेरिका में भी होता होगा, चीन में भी होता होगा, साउथ अफ्रीका में भी होता होगा। साउथ अफ्रीका में आप देखते थे कि वहाँ गोरे लोगों को, जो श्वेत लोग होते थे, गोरे लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, काले लोगों को नहीं थे। तो गोरे लोगों को उच्च माना जाता था और काले लोगों को निम्न माना जाता था। तो हर जगह ये होता है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। यह सामाजिक परिवर्तन पर निर्भर होती है। अगर आप चाहते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंजिंग आए, तो ये तभी हो सकता है जब सोशल चेंज होगा। अगर समाज की जो विचारधारा है, समाज में जो दर्शन चल रहा है, उसमें अगर बदलाव आता है तो ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की प्रक्रिया है इसमें भी बदलाव देखने को हमें मिल सकता है। अगर उदाहरण के माध्यम से आप समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं, वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है पहले से, तो अभी जो आधुनिक समय है, जो हम लोगों का 21वीं शताब्दी है, वर्ण व्यवस्था को बहुत कम लोग मानते हैं। जो पहले इंटरकास्ट मैरिज को मान्यता नहीं मिलती थी, लेकिन अभी हम लोग मॉडर्न जनरेशन में जी रहे हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज भी आम चीज़ है, इंटर रिलीजन मैरिज तक हो जाती है। तो ये धारणाएं तभी बदल सकती हैं जब समाज की विचारधारा, दर्शन में परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन आए। तो अभी क्यों इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज को मान्यता मिल पा रही है? क्योंकि हम संविधान को वरीयता दे रहे हैं। हमारा मानना है कि संविधान से हमारा जीवन, हमारा देश चलना चाहिए। तो हमारी जो विचारधारा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड है। तो इसलिए इसके बाद ये जो सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया है, इसको जन्म देती है विचारधारा या दर्शन। जो आइडियोलॉजी चल रही है, जो फिलॉसफी लोग मान रहे हैं, उसी से जन्म होता है स्तरीकरण का। और स्तरीकरण को खत्म भी विचारधारा या दर्शन ही करती है। वर्ण व्यवस्था को जन्म किसने दिया था? हिंदुइज्म ने
जन्म दिया था, या कह सकते हैं कि जो वेद थे, वेदाज से जन्म हुआ था वर्ण व्यवस्था का। जो पुरोहित थे उन्होंने वर्ण व्यवस्था की कल्पना को अस्तित्व में लाया। लेकिन वर्ण व्यवस्था को खत्म किसने किया, या खत्म कौन कर रहा है? दिन पे दिन वो हतोत्साहित हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक दर्शन है, जो दर्शन समता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व की बात करता है। तो हमें ये समझना है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये अस्तित्व में भी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी के जरिए ही आती है, और इसका पतन भी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी के द्वारा ही होता है। इसके बाद आपको इसकी विशेषताओं में ये समझना है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये माइक्रो एंड मैक्रो दोनों लेवल पे हो सकती है, यानी कई स्तर में बढ़ सकती हैं चीज़ें। और इसके बाद मतलब कि ये बड़े क्षेत्र में, यानी कि पूरे भारत राष्ट्र के लेवल में देखेंगे तो भी ये स्तरीकरण का रूप आपको देखने को मिलेगा। और अगर छोटे से क्लास की बात करें, छोटे से क्लासरूम की बात करें, तो उसमें भी आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। ये चीज़ है। इसके बाद इस प्रक्रिया में पदानुक्रम में ही स्तरीकरण देखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं कि इसमें चीज़ों को रैंक तो किया जाता है, रैंक तो चीज़ें रैंक तो हो जाती हैं, लेकिन वो ऑर्डर्ड वे में होती हैं। कैसे वे में होती हैं? ऑर्डर्ड वे में होती हैं, क्रम में होती हैं। सबसे पहले ऊपर वाला आता है, फिर उसके बाद कम ऊपर वाला आता है, फिर उसके बाद उससे भी कम, और सबसे लास्ट में जो एकदम निम्न होता है। तो ये ऑर्डर को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर के बारे में, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन उनके द्वारा हो पाता है। तो दो फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, यही आधार है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। पहली चीज़ है बायोलॉजिकल, जिसे कि हम जैविक कारक बोलेंगे, और दूसरी है सोशियो कल्चरल, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स वो हैं जैसे कि जो जन्म से आती हैं, लिंग, जेंडर जिसे हम बोलते हैं। तो लिंग, जेंडर के आधार पे भी स्तरीकरण होता है। आप देखे होंगे कि पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है स्त्रियों की तुलना में। तो क्योंकि हमारा जो ये भारतीय समाज है अभी तक सत्तात्मक है, पिता को ही मतलब प्रधान माना जाता है, मातृसत्तात्मक बहुत कम है। तो इसलिए लिंग, जेंडर के आधार पे भी स्तरीकरण देखने को मिलता है। जाति अगर नहीं रहती तो स्तरीकरण थोड़ा कम होता, लेकिन जाति है तो क्या है कि वर्ण व्यवस्था अभी हमको देखने को मिल जाती है। जो ब्राह्मण हैं सबसे ऊपर उनको माना जाता है, क्षत्रिय को उससे नीचे, वैश्य को उससे नीचे, शूद्र को उससे नीचे। तो ये चीज़ें। प्रजाति, अगर रेस की बात करें तो आप यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साउथ वाले भाग की बात करेंगे, दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है श्वेत और अश्वेत का, गोरे और कालों का। श्वेत लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, उन्हें उच्च माना जाता है, वो बहुत धनी हैं, और अश्वेत लोगों को गरीब, उनको कम अधिकार, उनको निम्न माना जाता है। ये जो रेस होता है, जो प्रजाति होता है, ये शारीरिक लक्षणों के आधार पर स्तरीकरण काम करने का कार्य होता है। इसके अंतर्गत कि जो हमारे शरीर की बनावट है वो अलग है किसी अन्य व्यक्ति से, तो हो सकता है कि इसको ऊंचा माना जाए और इसको नीचा माना जाए। जैसे कि एक व्यक्ति गोरा है तो ये ऊंचा हो जाएगा, और एक व्यक्ति काला है तो ये नीचा हो जाएगा। तो शारीरिक बनावट के आधार पे जो स्तरीकरण देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रजाति फैक्टर के द्वारा हो रहा है। आयु के आधार पे भी स्तरीकरण होता है। सबसे फर्स्ट में ही हमने आपको बता दिया बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और इसे बदला भी नहीं जा सकता है क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर हैं। रंग के आधार पे साउथ अफ्रीका आप चले जाइए तो महात्मा गांधी जी को काला कह के ट्रेन के सबसे थर्ड क्लास वाले डिब्बे में बैठने के लिए मजबूर किया गया, फिर वो आंदोलन किए। गोरे लोगों को एकदम आसानी से अधिकार प्राप्त था, तो उसी का संघर्ष भी वहाँ चलता है। तो ये चीज़ें आप वहाँ देख सकते हैं। ये थे बायोलॉजिकल फैक्टर। इसके बाद जो सेकंड है वो है सोशियो कल्चरल, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक में आता है आय और संपत्ति के आधार पे। संपत्ति के आधार पे आप देखे होंगे कि एक मालिक वर्ग होता है, एक श्रमिक वर्ग होता है,
और आय के आधार पे अमीर गरीब आप देखते ही हैं। व्यवसाय के आधार पे आप देख सकते हैं स्तरीकरण होता है, शिक्षक हो, पुरोहित हो, वकील हो, डॉक्टर हो, माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, बहुत ही अच्छा पेशा है। लेकिन वहीं पे जो नाई बाल काटने का काम करता है, दास जो सेवा करते हैं, जो घरों में नौकर आप लोग रखते होंगे ना, बाई जो आपकी आया जिसको बोलते हैं, फेरी वाले जो ठेला वगैरह ऐसे करके इस पे बहुत सारा सामान रख के बेचते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हुए जाते रहते हैं, तो इनको क्या निम्न समझा जाता है, इनके व्यवसाय को। तो इस आधार पे भी स्तरीकरण कर दिया गया है। इसके बाद राजनीतिक सत्ता के आधार पे भी स्तरीकरण होता है। कैसे होता है? सबसे ऊपर सत्ताधारी वर्ग को माना जाता है जो सत्ता में है, जैसे कि आपकी भाजपा हो गई। विपक्ष को उससे नीचा माना जाता है कि विपक्ष के पास कम पावर है, तो इसलिए वो थोड़ा निम्न है, जैसे कि आपकी कांग्रेस हो गई। प्रशासनिक पद को बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखा जाता है, बहुत ही इज्जत है अपने भारत में। जो सिविल सर्विस के ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं सिविल सर्विस के थ्रू, तो उनकी बहुत इज्जत है। बाकी सारे जितने प्रोफेशन हैं या जितने डेजिग्नेशन हैं उनको कम इज्जत दिया जाता है। नगर निगम पार्षद हो गए, प्रधान हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, ये सब क्या है? निम्न है। किसकी तुलना में? प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, ये सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हो गए इनसे। तो ये चीज़ें राजनीतिक सत्ता के आधार पे भी कौन ऊपर है कौन नीचे है, इसका भी वहाँ भी हमें स्तरीकरण देखने को मिल जाता है। इसके बाद धार्मिक ज्ञान और कर्म के आधार पे भी ये चीज़ें होती हैं। किसी का मानना है कि जो शंकराचार्य हैं वो बहुत ज्ञानी हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें मिलनी चाहिए, उनकी बातों का पालन होना चाहिए। किसी की अपनी श्रद्धा है कि बागेश्वर धाम जो हैं वो उनको मानना चाहिए। उसके बाद प्रेमानंद जी हैं, आचार्य प्रशांत हैं। तो धार्मिक ज्ञान के आधार पर भी लोग वरीयता देते हैं, स्तरीकरण कर देते हैं। कर्म के आधार पे भी सेम प्रोसेस है। कोई महात्मा गांधी को मानता है कि नहीं बहुत बड़े दार्शनिक थे, भारत को एक नया विजन दिए, आयाम दिए, और उसके बाद ही जो हैं जैसे कि राधा कृष्णन जी हो गए हमारे, और भी जो उनके अनुयायी थे, तो कर्म के आधार पे भी वरीयता दिया जाता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, तो टाइप्स में हम बात करेंगे क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन एक टाइप होता है। ये जो क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन होता है ये बायोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा जो स्ट्रेटिफिकेशन हमको देखने को मिलता है उसे हम क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, बंद स्तरीकरण कहते हैं। इस प्रकार का जो स्तरीकरण होता है, जो रैंक मिल जाता है वो नॉट चेंजेबल होता है, इसे बदला नहीं जा सकता है, और ये बर्थ के बेस पे होता है। जैसे कि लिंग के आधार पे जो चीज़ें बटी हैं, पुरुष स्त्री, तो इसको आप कैसे बदल पाइएगा? रंग के आधार पे गोरा काला आप नहीं बदल सकते। एज के आधार पे बाल्यावस्था किशोरावस्था तो जो है तो आप उससे नहीं बदल सकते, वो चीज़ें जो हैं तो वो हैं। अब कोई वृद्धावस्था में पहुंच गया तो आप उससे थोड़ी ना बदल पाएंगे। तो ये चीज़ें यानी कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा होते हैं उससे हम क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन में गिनती करते हैं, और जो ओपनड स्ट्रेटिफिकेशन है वो सोशियो कल्चरल फैक्टर के द्वारा होते हैं। और इस प्रकार का जो स्तरीकरण है इसे बदला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा, और अमीर होके वो अमीर वाले वर्ग में शामिल हो जाएगा। तो ये चेंजेबल है, ये सेल्फ बेस पे इस प्रकार का स्तरीकरण निर्भर करता है, आधारित होता है। इसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कुछ थ्योरीज हैं। आपके सिलेबस में तो थ्योरीज है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ आपको, बिकॉज आप नेट या नेट का एग्ज़ाम भविष्य में देंगे तो उसके लिए आप बेनिफिशियल होगा। अगर पीएचडी का भी एग्ज़ाम देते हैं तो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पेपर में आपका बहुत ही हेल्प करेगा। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के जो थ्योरी है, सबसे पहला थ्योरी है फंक्शनल अप्रोच। ये जो फंक्शनल अप्रोच है फंक्शन की बात करता है कि फंक्शन के आधार पे जो स्तरीकरण होता है, जो रैंक दे दिया जाता है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये काम सबसे पहले ऊपर आता है, तो ये चीज़ें फंक्शनल अप्रोच में आ जाती हैं। सामाजिक स्तरीकरण का अपनी एक भूमिका है कई तत्वों के बीच कॉन्सिक्वेंसेस तय करने में। इसके समर्थक डेविस एंड मूरे हैं। स्तरीकरण प्रक्रिया में पोजीशन देने में
यानी रैंक देने में ड्यूटीज को प्रमुख रूप में ध्यान में रखा जाता है, यानी कार्य को प्रमुख रूप में ध्यान में रखा जाता है क्योंकि ये फंक्शनल अप्रोच है तो कार्य की ही बात करेगा। वह रिवार्ड भी दिया जाता है। आप देखते होंगे क्लास में जो टॉपर होता है उसको फर्स्ट प्राइज, उससे कम जो नंबर लाता है उसको सेकंड प्राइज, तो ये रिवार्ड भी दिया जाता है। और ये रिवार्ड के चाहत में ही जो लड़का फेल हो गया था वो सोचेगा अरे हमको भी सम्मान मिलता, तो वो भी बहुत मेहनत करेगा और वो बेहतर संस्करण में शामिल होने का काम करेगा, कोशिश करेगा। तो ये फंक्शनल अप्रोच जो है उसके 2-3 पॉइंट हैं। ये पहली बात तो कहता है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इसका अपना एक रोल है तत्वों के बीच में कॉन्सिक्वेंसीज को तय करने में कि कौन से चीज़ का कितना महत्व है। अगर सबसे ऊपर कोई चीज़ आ रही है तो उसका अपना इम्पोर्टेंस है, उसका अपना फंक्शन है, उसके वजह से वो ऊपर में आ रही है। अगर आपको भी ऊपर में आना है तो आप भी उस प्रकार का फंक्शन करिए, अपने रोल को उस प्रकार से तय करिए। तो ये चीज़ है। और दूसरा ये क्या बोलता है कि इसके वजह से समाज चलती है, समाज जिंदा है। तो ये इनएविटेबल चीज़ है, अनिवार्य चीज़ है। लेकिन इसकी आलोचना भी की गई है। आलोचना मेलविन ट्यूमिन के द्वारा की गई है। ये बोलते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का आधार सिर्फ कार्य थोड़ी ना है। अभी हमने देखा लिंग है, जाति है, प्रजाति है, रंग है, वो तमाम चीज़ें आप कार्य ही बोल रहे हैं। तो इस बात को लेकर आलोचना हुई। दूसरी आलोचना क्या हुई कि ये बोले कि स्तरीकरण बहुत ज़रूरी है, समाज को जिंदा रखती है और ये समाज को मतलब इसका अपना एक कार्य है। इसके वजह से क्या होता है, लोग अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है, आप बोल देते हैं कि शूद्र निम्न है, इनको नीच जाति है, तो इससे देखते हैं कितना हिंसा फैलता है समाज में। तो ये जो आलोचना हुई, बोले कि स्तरीकरण बांटने से ना हिंसा पनपती है, अलगाव पैदा होता है, राष्ट्रीय एकता पे खतरा आता है। तो आलोचना तो होती रहती है, लेकिन उनके अपने पक्ष थे, हमें आलोचना जानना चाहिए। दूसरा जो अप्रोच है वो है मैक्स वेबर्स अप्रोच, या इसे वेबरियन अप्रोच भी कहते हैं। इनका कहना क्या था कि जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है, जो स्तरीकरण होता है, वो क्लास के बेस पे होता है, स्टेटस के बेस पे होता है, पार्टी के बेस पे होता है। क्लास यानी इकोनॉमिक को आधार माना कि इकोनॉमिक के बेस पे अलग अलग क्लास बढ़ जाते हैं। प्रेस्टीज के आधार पे स्टेटस की यदि बात करें तो प्रेस्टीज उसमें देखा जाता है। जिसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है उसको ऊपर रखा जाता है, जिसकी प्रतिष्ठा कम होती है उसको नीचे रखा जाता है। वर्ण व्यवस्था ये प्रेस्टीज का ही आउटकम्स था। पार्टी में रखा है इन्होंने पॉलिटिकल पावर को, कि राजनीतिक सत्ता के आधार पे जो उच्च मध्य निम्न वर्ग बने हुए हैं, तो इनका कहना है कि कास्ट स्टेटस और पार्टी के बेस पे ही जो अधिकांशतः सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो होते हैं। इसके बाद जो तीसरा अप्रोच है वो है आपका डायलेक्टिकल अप्रोच। इसे मार्क्सियन अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि इसे देने वाले कार्ल मार्क्स थे। ये क्या कहते हैं कि जब संघर्ष होता है, दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में स्ट्रगल होता है, या कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति आती है, द्वंद्व वाली स्थिति आती है, तो उससे उपजता है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आप देखे होंगे कि जो बोर्जुआ क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, ये जो दो क्लास हैं, संपत्ति वर्ग या मालिक वर्ग देखते होंगे, और एक श्रमिक वर्ग होते हैं, इन दोनों वर्गों के बीच में हमेशा क्या चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। आप देखे होंगे द्वंद्व चलता रहता है। मालिक सोचता है श्रमिक से कितना ज़्यादा काम ले लें, श्रमिक सोचता है कि हम कम श्रम करें, तो दोनों लड़ते रहते हैं किन्हीं न किन्हीं चीज़ों के लिए, और इसीलिए आपस में बटे रहते हैं। अगर दोनों एकदम मित्र हो जाएं तो फिर कौन मालिक और कौन नौकर, फिर तो सब समान हो जाएंगे। लेकिन मालिक हमेशा यह एहसास दिलाता रहता है, यू आर सर्वेंट एंड आई एम ऑनर, ये चीज़ होता रहता है। ठीक, इसके बाद तो इस प्रकार से भी स्तरीकरण हो जाता है। जब दो चीज़ों के बीच में संघर्ष आता है, द्वंद्व आता है, तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन ऑर्डर्ड वे में बंटना है कि भैया हम ऊंचे हैं, तुम मेरे से नीचे आते हो, ये चीज़ है। जो चौथा अप्रोच है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो ऊपर 3 हम लोगों ने पढ़ा वही महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये भी जानना जरूरी है। एंथ्रोपोजेनिक थ्योरी, एंथ्रोपोजेनिक थ्योरी भी बोलती है कि इसके कारण भी जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो होता है। इसका कहना क्या है कि जब एक व्यक्ति या एक समूह
अपना मूल्यांकन करता है दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह की तुलना में, तो स्तरीकरण का जन्म होता है। एंथ्रोपोजेनिक का हिंदी टर्म होता है नृजातीय। नृजातीय एक ऐसा विशेषता है जिसके कारण स्तरीकरण होता है। नृजातीय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। नृजातीयता किसी व्यक्ति या समूह के सांस्कृतिक कारकों से जुड़ेपन की भावना है जो एक विशेष व्यक्ति या समूह द्वारा महसूस की जाती है। उदाहरण से समझिए, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। हम हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, हम हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, ठीक। तो हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं तो हमारे जैसे और भी व्यक्ति होंगे। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो ये बंदा भी दीपावली मनाता है, तो ये क्या हो जाएगा, नृजाति हो जाएगा, यानी हमारी जाति जैसा ही ये बंदा भी है। लेकिन यदि ये बंदा दीपावली नहीं मनाता, ईद मनाता, तो क्या होता, फिर बंट जाता। हम कहते कि ये इस्लाम धर्म का है, हम तो हिंदू धर्म के हैं, हमारा धर्म सबसे ऊपर है क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं, और इस्लाम नीचे है क्योंकि ये अल्पसंख्यक हैं। तो इस प्रकार की धारणाओं के कारण भी स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन देखा जाता है। कुछ लोग इसे पॉजिटिव बताते हैं, कुछ बोलते हैं नेगेटिव है, लेकिन समाज तो तभी चलता है जब ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में रहें। अगर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट में ना आए तो फिर समाज को खतरा तो है ही। तो अपने अपने धारणाएं हैं, हमें पढ़ना है, चीज़ें जानना है ताकि हम एग्ज़ाम में लिख सकें। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा। और बाकी ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एग्ज़ाम के समय पे। और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। सारे चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हमें पढ़ना है सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट जानना है, नीड जानना है, रेलेवेंस जानना है। इसके बाद आपका यूनिट 2 समाप्त हो जाएगा। ये जो बीच में यूनिट 2 में टॉपिक है सोशल सिस्टम के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सब सिस्टम क्या होते हैं, इस पे मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। जो सोशोलॉजिकल अप्रोच हैं उसमें मैंने फंक्शनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच को पढ़ाया हुआ है। तो उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम भी मैंने पढ़ा दिया है। तो हम सोशल मोबिलिटी पढ़ेंगे और यूनिट 2 समाप्त हो जाएगा।